हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 बेलेम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुई थी। चर्चा में तो हर कारण से रही थी, अच्छी बातें भी हुई हैं और कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी वहाँ पर लोकल इंडिजिनस लोगों ने कर दिए थे। हर तरह की चीज़ देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, आपको याद होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम के लिए ही नहीं, मेंस में भी जो पेपर 2 और पेपर 3 का आपका पार्ट होता है, पेपर 1 का भी जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, उसमें ये क्वेश्चन बनता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए बनता है, ज्योग्राफी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, हर टाइप की न्यूज़ के लिए ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। COP 30 देखते हैं, बेलेम में हुई थी। बट बिफोर वी बिगिन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो आर एस ओनली पे चल रही हैं। सब्जेक्ट वाइज भी हैं, मिक्स्ड एग्जाम भी हैं। आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करके काम नहीं चलेगा, आपको उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। और टेस्ट करने के लिए बहुत ब्रिलियंट एक आपके पास में ऑप्शन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। जो आरपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, उसी बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं। आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी इन दी एंड, और उसके साथ में आपको सोर्सेज भी बताएंगे कि क्वेश्चन क्यों ये बनाया गया है, कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या है, एवरीथिंग। तो आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा जरिया है कि आप यहाँ पर आर एस ओनली के क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। COP 30 आज अपन क्या सीखेंगे, COP 30 होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, COP 30 के क्या हाईलाइट्स रहे हैं, इंडिया का क्या रोल रहा है, और एनडीसीज क्या होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड चैलेंजेस क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कहां से आते हैं, वो देखेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करेंगे, जो एनडीसीज के थ्रू इस मीटिंग में भी बात हुई थी। तो कहानी शुरू होती है 1992 से। 1992 में रियो डी जनाइरो, जो कि ब्राजील का ही एक दूसरा शहर है, वहां पर दुनिया के सभी कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं वो आए, इकट्ठे हुए और मिले, और उन्होंने एक चीज डिसाइड करी कि हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। उस वक्त फोकस एयर पोल्यूशन का सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर पे ही नहीं था। जैसे आज अपन दिल्ली की न्यूज़ देखते हैं तो क्या न्यूज़ आती है, PM10, PM2.5, डस्ट, सूट, स्मॉग, ये सब आता है। उस वक्त इनके अलावा एक प्रॉब्लम और थी, और वो थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। जनरली ही नहीं, उस टाइम आपके एयर कंडीशनर्स हो गए, आपके जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते, जो भी कंडीशनिंग, जो ठंडा करने वाली जो मशीन्स होती थी, उनके अंदर ये गैसेस यूज होती थी, जो कि ठंडा करते टाइम ये मशीन्स रिलीज करती थी। और HFCs और CFCs जो थे, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। अगर ओजोन लेयर को आप डैमेज कर दोगे तो सन की जो डेंजरस यूवी लाइट होती है वो पेनिट्रेट करके अर्थ तक आएंगी और लोगों को ऑब्वियसली बातें हिट करेंगी। इससे काफ़ी ज़्यादा स्किन कैंसर वगैरह का भी इशू देखने को मिला था। फ्लोरा एंड फौना सभी को बहुत नुकसान हुआ था, और उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आई थी। आई वॉज इन स्कूल एट द टाइम, सो आई रिमेंबर उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आती थी कि ओजोन होल हो गया, राइट, एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल हो गया। तो उसके पीछे रीज़न यही था। तो रियो डी जनेरो में मीटिंग होती है, और ये डिसाइड किया जाता है कि हम हर साल मिलेंगे और हर साल डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। सभी कंट्रीज के जो टॉप लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो। तो 1992 से जब कहानी स्टार्ट हुई, पहली बार 1995 में COP फर्स्ट ऑर्गेनाइज कर दी जाती है, और COP फर्स्ट होती है बेर्लिन, जर्मनी में। यहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि हम अच्छे कमिटमेंट्स बनाएंगे। हमें कंट्रीज को अपनी एक्टिविटीज को कुछ इस तरीके के डायरेक्शंस देने पड़ेंगे कि हम इतनी ज्यादा पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, सॉलिड पोल्यूटिंग एक्टिविटीज ना करें। अभी भी बात एयर पोल्यूशन तक ही सीमित है, राइट, कि हम ये पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करेंगे। तो पहली बार एक ऑफिशियल तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट ऑर्गेनाइज होता है। बेसिक फैक्ट्स के लिए ये जानकारी जरूरी है। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 होती है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, उनको लीड करना पड़ेगा। जो आपको पोल्यूशन करना था, आपने लेट 1700 से लेकर मिड 1950s तक कर लिया। अब आप टेक्निकली वो पोल्यूशन नहीं कर रहे हो जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं, LDCs कर रहे हैं। तो अब आपको लीड करना पड़ेगा कि आपने कैसे ट्रांजिशन किया, आपने क्या बेटर किया, और कैसे आप अपनी एयर को क्लीन कर पा रहे हैं, कैसे आप अपने एनवायरमेंट को क्लीन रख पा रहे हैं। इंडिया में यही प्रॉब्लम है ना। तो हमने एक तरह से ये जिम्मेदारी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूके, इनके ऊपर डाल दी। ठीक है, कि आप बताओ आपने क्या चेंज किया, क्या डिफरेंट किया, क्योंकि आप जो 1700s और 1800s में कर चुके, 1950s तक कर चुके, वो हम अब कर रहे हैं।
हम उनसे इतना ही तो पीछे है ना, 100 साल पीछे हैं अगर डेवलपमेंट की उस पर देखें तो, पोल्यूशन वगैरह की एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें तो ये चीज हो गई कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये डिसाइड हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज को लीड करना पड़ेगा और साइंटिफिक असेसमेंट्स देने पड़ेंगे कि कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड होती है 1997 में, 1996 में कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं थी, क्योटो में होती है। क्योटो है जापान का शहर, और यहां पर डिसाइड होता है क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे ज्यादा फेमस रिजल्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड हुआ कि हम बाइंड करेंगे, आपके ऊपर लागू हो जाएगी ये चीज कि अगर आप ये चीज नहीं फॉलो कर पाते हैं, ये आप टारगेट नहीं मीट कर पाते हैं, देन यू विल बी रिप्रिमांडेड। और इसमें ये डिसाइड हुआ था कि 5.2% आपको अपने पोल्यूटिंग एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा उन कंट्रीज के लिए, ये उन कंट्रीज के लिए था जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, जैसे जर्मनी है, इट्स एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, राइट। तो इसके ऊपर ये बात लागू हो गई कि आप 1990 से पहले जो आपका पोल्यूशन का स्टैंडर्ड था उसमें 5.2% इंडस्ट्रियलाइज्ड एक्टिविटीज कम करेंगे, ये बाइंडिंग था। उसके अलावा ये इसके ईयर्स का लिमिट दे दिया। उसके अलावा मैकेनिज्म्स थे कि आप एमिशंस को ट्रेड करेंगे, अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं तो उस पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी और ये बैलेंस हो जाना चाहिए। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ बाद में क्या हो रहा है। इसके अलावा जॉइंट इंप्लीमेंटेशन होगा, जेआई बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया भी जॉइंट इंप्लीमेंटेशन का उस वक्त पार्ट था, पार्टिसिपेंट था, और बहुत इसमें काफी इंडिया ने अच्छा भी किया था। बाद में हम थोड़ा सा वॉर वगैरह में बिजी हो गए क्योंकि हमारे तो पड़ोसी ऐसे हैं, लेकिन अभी तक तो इंडिया ने भी इसका अच्छा यूज किया हुआ है। जेआई में इंडिया ने बहुत ब्रिलियंट अपने रिजल्ट दिए हुए हैं। क्लीन डेवलपमेंट सीडीएम्स बहुत अच्छे से इसमें इंप्लीमेंट किए गए थे कि आप जो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन कर रहे हैं वो क्लीन की तरफ, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप पोल्यूटिंग एक्टिविटी ना करें। हाँ, आपको डेवलप होना है, हाँ आपको इनकम भी जनरेट करनी है, हाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, लेकिन फिर भी आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे आपको ये टिक करना है कि आप क्लीन एक्टिविटी करें, राइट। नेक्स्ट COP4 हुआ था बुएनोस एयरेस। बुएनोस एयरेस अगेन द सेम थिंग, अर्जेंटीना का है, और यहां पर साइन हुआ था यूएस ने क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर जो बाइंड लगा था उस पे यूएस ने फाइनली मोहर लगाई थी, वरना यूएस ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अमेरिका हमेशा से ऐसा ही था। अभी बताती हूँ COP30 में क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बुएनोस एयरेस प्लान ऑफ एक्शन भी साइन हुआ। अगेन COP5 1992 बॉन, क्योटो मैकेनिज्म्स को और ज्यादा रिफाइन किया गया, कंप्लायंस उनके ऊपर और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई। नेक्स्ट COP6 2000 द हेग, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का ये डिसीजन था कि जो भी कार्बन सिंक हैं उनको डेडलॉक, अब ये डेडलॉक वाली बात क्यों आई थी यहाँ पर, उस वक्त बहुत ज़्यादा रामसर कन्वेंशन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था अचानक से। वैसे तो 70 से शुरू हो चुका था, रामसर कन्वेंशन काफ़ी अच्छा भी काम कर रहा है, और मुझे पर्सनल, मेरा अगर पर्सनल बिलीफ बताऊं तो पूरी दुनिया में रामसर कन्वेंशन जितना ज़्यादा रिफाइंड और इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है उतना कोई और काम नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस CCC भी नहीं कर रहा है इतना अच्छा काम जितना रामसर कन्वेंशन कर रहा है। बट फॉर सम रीज़न इसमें यह था कि जो भी कार्बन सिंक हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, जहां पर भी आप प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको रोको, और जो कर रहे हैं उन्होंने वो मना कर दिया, बोले हमें तो डेवलप करना है, हम तो नहीं करने वाले। तो ये जो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर डेडलॉक आ गया था। तो ये एक्चुअली ये वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी ये इसीलिए फेमस हुई थी। तो हेग वाला लिखते ही नहीं है किताबों में, वरना ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक्चुअली फेल ही हो गया था। नेक्स्ट 2001 में मराकेश अकॉर्ड साइन किए गए थे। मैं सीनियर क्लास में थी तब, मुझे अच्छी तरह याद है मराकेश अकॉर्ड के ऊपर इंडिया ने बिल्कुल कंप्लायंस देने से मना कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाइंडिंग थे और हमारी बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश हुई थी। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं ही हुई, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा था कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ जो एक्टिविटीज़ करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, GDP में अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं, आपने उन्हीं एक्टिविटीज़ को टारगेट कर लिया। तो क्योटो जो रूल्स आए थे उनके ऊपर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाने की कोशिश की, काफ़ी उनको लैंड यूज़ वगैरह भी रिलैक्स करने की कोशिश की, कंप्लायंस में भी रिलैक्स करने की कोशिश की, बस खास कुछ बात बनी नहीं थी। अदरवाइज मराकेश अकॉर्ड्स जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंटली साइन किए गए थे, बहुत ही अच्छे अकॉर्ड्स थे। उसमें बात भी इतनी हुई थी कि भैया अपन को ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो कंट्रोल करनी है, राइट। नेक्स्ट 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी और उसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन नाम का डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जिसमें पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इस वर्ड को यूज करके आपको अपनी कंट्रीज की पॉलिसीज बनानी थी। दिल्ली डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि जितनी भी आप अपनी कंट्री में ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, स्कीम्स लेकर आते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम चलाते हैं जो डेवलपमेंटल है, ऑब्वियसली बात है वी आर अ वेलफेयर स्टेट, तो हमारा फोकस यही रहने वाला है कि हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड एक्टिविटीज के थ्रू अगर आप कोई पोल्यूटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको वो एक्टिविटी सस्टेनेबली तरीके से करनी है, पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी है। ये वर्ड पहली बार इंटरनेशनली किसी डॉक्यूमेंट पे दिल्ली डिक्लेरेशन में ही साइन हुआ था।
ओके, नेक्स्ट हमने एडाप्टेशन की बात करी बिल्कुल, और इक्विटी। डेवलपिंग कंट्रीज एक लेवल तक ही पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी हमारी एक्टिविटीज किसी ना किसी तरीके से पोल्यूटिंग रहने वाली हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है मास स्केल पे, राइट? तो हम फिर भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ये जनरेट होगा, लेकिन ये बैलेंस किया जाए उन देशों द्वारा जो डेवलप हो चुके हैं। उनको अब एक्सट्रीमली मास लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो अब आप हमें इक्वली ट्रीट करें। इक्विटी का मतलब यही होता है कि मुझे कुछ ऐसा अलाउ होना चाहिए जो मुझे आपके बराबर पहुंचने में मदद करे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यहां मैं क्राइम की बात नहीं कर रही हूं, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट COP9 मिलान में, और यहां पर मैकेनिज्म्स डिसाइड किए गए थे। ये मैकेनिज्म्स एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म्स हैं जो अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टाइम पे बात करी थी। यहां पर टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने की कोशिश की। बात ये हुई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी में क्या चेंज किया कि अब वो पोल्यूशन नहीं कर रहे, वो टेक्नोलॉजी हमें दो। सिंपल, बढ़िया। COP10 हुआ था अगेन बुएनस एयर्स में, और एडेप्टेशन वर्क प्रोग्राम एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया, और क्योटो प्रोटोकॉल्स की जो डेडलाइंस थी वो यहां पर कंप्लीट हो गई। क्योटो प्रोटोकॉल ने इतने ही सालों की डेडलाइन दी थी, और 2004 में वो डेडलाइन कंप्लीट हो गई, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। COP11, COP1 और MOP1 दोनों इसको कहते हैं। ये हुई थी मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल है आपका कनाडा में, और यहां पर हुआ था फर्स्ट क्योटो मीट। जो अपन ने क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड किया था, वो क्योटो मीट यहां पर पहली बार रिव्यू की गई। उसके अलावा 2006 में नायरोबी में COP12 हुआ था, और ये नायरोबी वाली जो आपकी मीटिंग हुई थी, इसको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसको अटेंड किया था, वो खुद गए थे बाय द वे। और अफ्रीका के लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया गया। अफ्रीका को एज अ सेंटर पार्टी पहली बार लिया गया, क्योंकि LDC सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा अफ्रीका में है, तो हमें अब अफ्रीका के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में क्या है, एक तो बहुत अच्छा फॉरेस्ट और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है, बहुत बायोडाइवर्सिटी है। अगर आप वहां डेवलपिंग एक्टिविटीज करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को एक तरह से सफर करना पड़ेगा, तो हमें इनको बैलेंस करना था, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उनका भी अधिकार है कि वो भी डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह रहें, उनका भी अधिकार है कि उनकी भी इनकम जनरेशन अच्छी हो, उनका भी अधिकार है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो, उनका भी अधिकार है कि उनको डिजीजेस और क्राइम और इनसे छुटकारा मिल सके। तो अफ्रीका को सेंटर पार्टी रखते हुए यहां पर डिस्कशन हुआ था, और पहली बार कार्बन मार्केट के ऊपर बात हुई थी कि हम कार्बन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कार्बन ट्रेडिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था, राइट? नेक्स्ट COP13 हुआ था बाली में, और बाली रोड मैप या एक्शन प्लान डिसाइड हुआ था, जिसमें शेयर्ड विजन की बात हुई थी। कंट्रीज एक दूसरे से शेयर करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और हम इसको बैलेंस कर सकें। अल्टीमेट एम अभी तक यही है कि क्लाइमेट चेंज के द्वारा किए होने वाले जितने भी नुकसान हैं उनको अपन कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें, राइट? ये मिटिगेशन वाला वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। एडाप्टेशन, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बात हो चुकी है। पहली बार फाइनेंस की बात भी यहाँ पर छेड़ी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आगे देखते हैं। COP14 कोपेनहेगन प्रिपरेशन। कोपेनहेगन प्रिपरेशन इतनी ही है कि हमने इन चीज़ों को डिटेल में बात करी है कि हम शेयर्ड विजन, शेयर्ड टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं, फाइनेंस कैसे शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले जो नुकसान है उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2009 में COP15 हुई थी कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन की यहाँ पर कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन किए गए थे, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग थे। लेकिन इसमें एक चीज अच्छे से डिफाइन कर दी गई, वर्ल्ड का अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा ट्रिगर किस कारण से हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो ही रही है, तो कि एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े, वो डिसाइड हुआ था 2 डिग्री सेल्सियस। ये बाद में चेंज होकर 1.5 डिग्री कर दिया गया था, बट यहाँ पर पहली बार ग्लोबल टेम्परेचर की बात हुई थी कि 2 डिग्री सेल्सियस से हमें ऑन एन एवरेज पूरी अर्थ पे ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग की पहली बार यहाँ पर बात हुई थी। दूसरा, ये जो फाइनेंस वाला पॉइंट था जो यहाँ पर बाली में डिसाइड नहीं हुआ था, ये यहाँ डिसाइड हुआ था कि 2020 तक $100 बिलियन एनुअली सिर्फ क्लाइमेट चेंज के डिस्ट्रक्शन को मिटिगेट करने के लिए अपन इन्वेस्ट करेंगे। ये पूरी दुनिया को करना था बोली मैं, ठीक है। नेक्स्ट, वॉलंटरी प्लेजेस वगैरह, यानी कंट्रीज ने खुद अलग अलग अपने अपनी कस्में खाई थी कि भैया हम ये हरकतें नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, वॉलंटरी प्लेजेस। लेकिन ये बहुत वीक था, क्योंकि नॉन बाइंडिंग था, इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेटअप नहीं था। कैनकून में हुआ था, कैनकून एग्रीमेंट साइन हुए थे, और फॉर्मली 2 डिग्री सेल्सियस को
एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको रिव्यू करके 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो जो आप बात करते हैं कि वही 1.5 डिग्री अपन को इस सेंचुरी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है, 1.5 डिग्री तक ही बढ़ना चाहिए, वो यहाँ पहली बार बात हुई थी। पहले 2 डिग्रीज की हो गई थी, लेकिन वो किसी ने मानी नहीं क्योंकि वो नॉन बाइंडिंग है। यहाँ पर 1.5 डिग्री को बाइंड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट डरबन में 2011 में हुआ था, और यहाँ पर यूनिवर्सल एग्रीमेंट की बात हुई थी कि जो भी क्योटो प्रोटोकॉल में अपन ने डिसीजंस लिए थे उनको अपन एक्सटेंड कर देते हैं और उसके ऊपर यूनिवर्सल अग्रीमेंट करा जाएगा। सभी कंट्रीज ने, ईच एंड एवरी पार्टी बारिंग द ऑयल जायंट्स, उन्होंने इसके ऊपर साइन किया था और अग्री किया था। नेक्स्ट दोहा में हुई थी, दोहा अमेंडमेंट आया था क्योटो प्रोटोकॉल को ही, जो 2020 क्या कहते हैं ईयर डिसाइड किया कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो जो अपन ने डिसाइड किया था उसमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने के बाद में हम 2020 में रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ। 2020 में क्या हुआ था, कोविड आ गया था, तो वो रिव्यू अपने आप ही हो गया सब कुछ। खैर, दोहा क्लाइमेट गेटवे यहाँ पर डिसाइड किया गया था, जिसमें एडेप्टेशन और फाइनेंस की बात की गई थी। अभी तक अपन ने $100 बिलियन की बात करी थी, वो आया वाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर फिर से उस टॉपिक को छेड़ा गया है कि थोड़े पैसे वैसे दोगे तभी काम होएगा, ऐसे काम नहीं होएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2013 में वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था। ये वो वाला वॉर्सो पैक्ट नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 2 का साइन, नहीं वो नहीं है, ये वॉर्सो फ्रेमवर्क था रेड प्लस के लिए। इसके बाद में लीमा में 2014 में क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात हुई थी, लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये फेमस भी इसी नाम से था। यहाँ पर सबसे पहले नेशनली डिटरमाइंड चैलेंजेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था। एनडीसीज क्या होते हैं, हर कंट्री अपने अपने पार्लियामेंट में जाके, अपने अपने कांग्रेस में जाके, पार्टी नहीं जहां पर आपके सारे एमपीज मिलते हैं वो वाली जगह, अपनी पार्लियामेंट्स में जाके डिसाइड करेंगे, एक कानून लेकर आएंगे कि हमें ये काम इस लेवल पर ऐसे ऐसे करने हैं। ये कानून प्योरली फोकस्ड होंगे क्लाइमेट चेंज के डिस्ट्रक्शन को मिटिगेट करने के लिए। इंडिया के एनडीसीज इंडिया डिसाइड करेगा, अमेरिका के एनडीसीज अमेरिका का कांग्रेस डिसाइड करेगा, जापान के एनडीसीज जापान का डाइट डिसाइड करेगा। तो ये ऐसे चलता है। तो एनडीसीज का फ्रेमवर्क, एनडीसीज का स्ट्रक्चर पहली बार लीमा में आया था COP20 यानी कि 2014 में। पेरिस एग्रीमेंट मोदी जी गए थे बात करने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में क्या है क्या नहीं है वो आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज याद रखनी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी थी। इसमें आज दुनिया के सभी कंट्रीज मेंबर हैं, लेकिन जिस दिन ये आया था ISA, यहाँ नहीं लिखा मैंने, जिस दिन सबसे पहले ISA आया था उसका फोकस था ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल होने वाले कंट्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे फॉल होने वाले कंट्रीज, और इनके बीच में इक्वेटोरियल कंट्रीज जितने भी हैं सब कुछ हैं, इन सभी कंट्रीज का मेंबर ग्रुप बना था ISA। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, दिल्ली के पास में, राइट। इन मेंबर कंट्रीज का क्या काम था कि अपने पास में सबसे ज्यादा सूर्यदेव की कृपा है, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा सूर्यदेव की कृपा है, बहुत अच्छा यहाँ पर सनलाइट होता है, तो हम क्यों ना उस सनलाइट को हार्नेस करें और सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करें। ये सोलर एनर्जी का आइडिया ISA में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर आए थे पेरिस एग्रीमेंट के टाइम। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में जो भी अपन ने अभी तक बात करी है वो सारी की सारी लीगली बाइंडिंग कर दी गई, एनडीसीज लीगली बाइंड कर दिए गए। सी, आपको सभी कंट्रीज को अपने एनडीसीज को सबमिट करना बाइंडिंग हो गया। इसके अलावा नेट जीरो के टारगेट्स रखे गए। इंडिया का नेट जीरो टारगेट क्या है, 2070 तक हमें जीरो पोल्यूशन करना है, कार्बन फोकस्ड पोल्यूशन। जो PM 2.5 की लड़ाई हो रही है, PM 10 की होती है, सूट हो गया, डस्ट हो गया, सैंड पार्टिकल्स हो गए, जितने भी हैं ये सारी चीजें हमें जीरो लाना है। यानी कि हम इंडस्ट्रियलाइज हों और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान होने वाला पोल्यूशन जो है वो अपन एब्जॉर्ब कर जाएं, कोई भी एक्स्ट्रा पोल्यूशन अपन हवा में ना छोड़ें या पानी में या फिर जैसे भी, हमें पोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, नेट जीरो। 2016 में फिर मराकेश आपका प्रोक्लेमेशन आया था एनडीसीज के लिए, लेकिन इसमें कुछ खास वैसे इंप्लीमेंटेशन की बात अलग से हुई नहीं थी, जो अपन पहले बात कर चुके हैं इसमें पेरिस एग्रीमेंट में, वही फोकस में था। इसके बाद में बॉन तलानोवा डायलॉग हुआ था, जिसमें अपन ने सब कंट्रीज ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा था, और वो एम्बिशियस टारगेट जो है वो इतना ही था कि भाई जो भी कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज ने एनडीसीज दिए हैं, वो कितना अचीव कर पाए हैं, कितना अचीव करना बाकी है, क्या हेल्प की जरूरत है, क्या टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, ये सारी इसमें बात थी। एनडीसीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया के एनडीसीज होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंडिया सबमिट कर देगा, क्योंकि बेलेम की जो COP30 हुई है वहां पर अपन ने कोई एनडीसी अभी तक नहीं दिए हैं, विच वॉज हेवीली क्रिटिसाइज्ड बाय द वर्ल्ड। बट लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं पार्लियामेंट स्टार्ट हुए, तो एनडीसीज पार्लियामेंट के थ्रू ही आएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 2018 में काटोवाइस की आपकी COP स्टार्ट हुई थी, और काटोवाइस COP एक रूल बुक लेकर आया था, जिसमें ये बात हुई थी कि कार्बन मार्केट का आर्टिकल 6 जो है, सिंपली बात,
कार्बन की ट्रेडिंग हो सकती है। इंडिया के पास में एक ऐसा कंट्री है जो नेट नेगेटिव है, एंड दैट इज भूटान, राइट। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है। तो हम भूटान के जो कार्बन सिंक, भूटान एज अ कार्बन सिंक काम करता है, राइट। तो भूटान का जो कार्बन सिंक है हम उसको अडॉप्ट कर लें, और जो हमारा कार्बन पोल्यूशन, कार्बन ओरिएंटेड पोल्यूशन हो रहा है, हम उससे भूटान को रीइंबर्स कर दें कि आप हरियाली मेंटेन करो, हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, हम टेक्नोलॉजी दे देंगे, और जो हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है वो आपकी हरियाली बैलेंस आउट कर देगा। ये ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसमें ऑब्वियस सी बात है मॉनेटरी एक तरह से फंक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कार्बन ट्रेडिंग की, कार्बन मार्केट की बात हुई थी। मैड्रिड में COP25 हुआ था, जिसमें चिले ऑन आइस की बात की गई थी। मार्केट मैकेनिज्म्स का प्रोग्रेस डिसाइड हुआ, और 1.5 डिग्रीज बहुत देर बाद में आई है, बहुत सालों बाद में वापस आई है। इसको अर्जेंटली एड्रेस करने के लिए बोला गया, क्योंकि जिस भी कंट्री ने एनडीसीज दिए, कोई भी कंट्री उन एनडीसीज को अचीव करने के बावजूद, पहली बात तो किसी कंट्री ने अचीव नहीं करे अपने एनडीसीज, लेकिन फिर भी अचीव करीब पहुंचने के बावजूद हम 1.5 के टारगेट से बहुत ज्यादा दूर हैं। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, ग्लासगो में 2021 में बात हुई थी, जिसमें पेरिस की रूल बुक जो है उसको फाइनलाइज किया गया था विद फेजिंग डाउन। फेजिंग डाउन का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन हम कोल यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, वो अपन को कम करना है, और हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, फोकस करना पड़ेगा। तो फेज आउट का मतलब ये होता है कि हम उनको अचानक से बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके, साल दर साल करके अपन फॉसिल फ्यूल और कोल का यूज बंद कर देंगे, और 100% अपन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो फेज आउट का मतलब होता है धीरे 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 बंद करना, राइट। शर्मन शेख में हुआ था, शर्मल शेख में भी यही बात हुई थी कि जो लॉस एंड डैमेज हुआ है उसका फंड हमें कौन देगा। सीधी सी बात है, आप जो वाइट कंट्रीज हैं उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया और उनसे लूटपाट मचा के अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, और क्योंकि उस वक्त कॉलोनियलिज्म था तो हम हमारी आवाज ही नहीं उठा पाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी पार्टी ही नहीं थी, कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं था जहां हम ये बोल सके कि आप पोल्यूशन कर रहे हो भैया, ठीक है। तो उन्होंने तो कर लिया, और अब जब हमारी बारी आई है डेवलपमेंट करने की तो आप पोल्यूशन करने नहीं दे रहे हो। तो यहां पर हमारा शर्त यह था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इसका भुगतान आप करेंगे। तो लॉस एंड डैमेज का एक फंड तैयार करने की पहली बार यहां पर बात हुई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लागू हुआ था, कि क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज अब हो चुका है, 2022 की बात कर रहे हैं, राइट, कोविड के बाद की बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हमें बहुत अर्थक्वेक, और हमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स, और क्या कहते हैं, ओशंस में वो होते हैं ना, कोरल्स की ब्लीचिंग हो रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, टाइफून्स, हरिकेन्स, सब कुछ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा दुनिया के लिए, और इस बारे में बात अभी प्राइम मिनिस्टर, अभी अपनी टीम ने बेलेम में भी करी है। प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर भी ये बात हुई है कि भाई कुछ ना कुछ आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करना पड़ेगा। ग्लोबल साउथ की नीड्स के बारे में भी इंडिया ने पहली बार बात करी। एक्चुअली इंडिया ग्लोबल साउथ के बारे में यूनाइटेड नेशंस में 2016 से बोल रहा है, 2015 इनफैक्ट वहां से बोल रहा है। उस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट, ठीक है, बार बार बात करेंगे तभी तो कानों में पड़ेगी वाली बात है। बाकी यूनाइटेड नेशंस की जो भी आपको न्यूज़ आती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने बार बार ग्लोबल साउथ का एज अ लीडर अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ग्लोबल साउथ में चाइना नहीं आता है, अपने आप को नहीं मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, दुबई में हुई थी, और इसमें यही बात है कि भाई आप फॉसिल फ्यूल्स से हटें और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं। इसके अलावा बाकू में 2024 में बात हुई थी, और 2024 में बाकू में यही बात हुई थी कि हम एनुअली $1.3 ट्रिलियन 2035 तक प्लेज करेंगे डेवलपिंग और एलडीसीज के लिए, कि भाई वो डेवलप कर सकते हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे कि आप उस पोल्यूशन को कैसे फेज आउट कर सकते हैं। $1.3 ट्रिलियन एवरी ईयर टिल 2035 हो रहा है क्या। इंडिया की इकोनॉमी जो जितनी भी जीडीपी है उसका 1/4 से भी थोड़ा सा ज्यादा ही पार्ट, ठीक है। और डेवलप कंट्रीज 300 बिलियन अभी तक मिला है अपन को। जो आर्टिकल 6 है आपका कार्बन मार्केट का, कार्बन ट्रेडिंग का, वो अभी भी ऑपरेशनल है। एडेप्टेशन के इंडिकेटर्स भी डिसाइड हुए हैं, और इंडिया बात करता है इक्विटेबल फाइनेंस की। आ जाते हैं बेलेम 30 के ऊपर। बेलेम 30 बहुत ही इंटरेस्टिंग, पहली बात तो बहुत ही सुंदर शहर है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन के ऊपर लगता है, और ब्राजील में बहने वाली अमेजॉन रिवर जो है बिल्कुल उसके डेल्टा के माउथ पे है। एक आपको फन फैक्ट बताती हूँ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 80,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। बेलेम ने लगभग 1 लाख लोगों को अकोमोडेट करने के लिए अमेजॉन जंगल काट डाले।
वहाँ पर 5 स्टार होटल्स बने हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग हॉल्स बने हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो जो साइट है इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन जंगल में करना ज़रूरी था क्या? जंगल काट दिए और बात क्या करने गए हैं? पोल्यूशन नहीं करना, जंगल नहीं काटना। कभी कभी तो इंसान ऐसे से डिसीजन लेता है, मुझे शक हो जाता है कि हम सच में एक इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं भी या नहीं। एनीवे, कब हुआ था? डेट आपके सामने है। फर्स्ट सीओपी साउथ अमेरिका में 2014 के बाद में पहली बार हो रही है। थीम आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थीम का नाम है मुटिराव। मुटिराव का मतलब होता है सभी लोग मिलकर काम करेंगे, एक साथ आकर डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, कलेक्टिव एक्शन करेंगे, राइट। और ये वहां की एक लोकल इंडिजिनस लैंग्वेज है, उसका वर्ड है मुटिराव। एम्फेसिस किया गया है इम्प्लीमेंटेशन, इक्विटी और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पे। ये वाला जैसे ही वर्ड आता है आपको ध्यान दे लेना है कि कुछ ना कुछ इंडिया ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, कितने लोगों ने अटेंड किया था, क्या आउटकम आया था? आउटकम अभी अपन डिटेल में बात करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। बार बार 1.5 डिग्रीज की बात हो रही थी, जो पहले 2.0 डिग्री तक चल रहा था। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से दुनिया इस वक्त 2.3 से 2.8 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग पे है, यानी कि वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर इतना ऑलरेडी बढ़ चुका है। हम 1.5 की बात करते रह गए और ये हम कर चुके, ठीक है। एमिशन गैप की बात हुई है। एनडीसीज के लिए बोला गया है कि इनसफिशिएंट है, सिर्फ एनडीसी से काम नहीं चल रहा है, वी नीड समथिंग एल्स ऑल्सो। हमें कुछ टारगेट्स इंडस्ट्री वाइज भी लगाने पड़ेंगे, कंट्री वाइज टारगेट्स हम नहीं लगा पा रहे हैं, पूरे ही नहीं हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, कोई भी बाइंडिंग फॉसिल फ्यूल फेज आउट के बारे में बात नहीं हो पाई। इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया सऊदी अरेबिया ने। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही भाई तेल बेच के चलती है, और तेल बेच के कोई ऐसा तो है नहीं तेल पी रहा है, तेल को जला रहे हैं, राइट, तो पोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अच्छा खासा यहाँ पर रिवोल्ट किया है, और इंडिया ने भी टेक्निकली इसी चीज के ऊपर रिवोल्ट भी किया है एक तरह से, तो फॉसिल फ्यूल्स के फेज आउट के ऊपर कोई 100% डिसीजन नहीं ले जा पाए, कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं कर पाए। और अगली सीओपी होगी आपकी टर्की में। अभी तक तो यही डिसाइड होया हुआ है। अभी बात कर लेते हैं इस सीओपी का आउटकम क्या है। मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 119 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने एनडीसीज को अपडेट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लेस देन 15% का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, और 2035 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अपन पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस 1.5 के ऊपर दुनिया की सुई अटक गई है, अचीव कोई कर पा नहीं रहा है, जरूरी उतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला सीओपी जिसने 1.5 डिग्री सेल्सियस का ओवरशूट एक्नॉलेज किया है कि हम करने में फेल हो गए, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई क्या कहते हैं, ड्यूरेशन अभी तक टाइम लिमिट नहीं सेट हुई हुई थी, लेकिन अब टाइम लिमिट की बात की गई है कि 2035 अपने पास में टाइम है, उसके बाद में नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली 1 डेकेड, 10 साल बचे हैं सिर्फ, ओके। ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है। उसके अलावा मिशन 1.5 एग्जैक्टली इसी बारे में बात हो रही है अभी तक। मिशन 1.5 लॉन्च हुआ है 2035 के लिए। ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये टारगेट का जो डिग्री टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेज यही किया है कि साउथ कोरिया ने बोला है 2040 तक हम 100% फॉसिल फ्यूल्स का यूज बंद कर देंगे। उसके अलावा $150 बिलियन एनुअली इन्वेस्ट किया जाएगा एनर्जी की ट्रांजिशन में। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब अभी हमें एनर्जी कहां से मिल रही है? फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से मिल रही है। कुछ कुछ एनर्जी हमें हाइब्रिड मिल रही है, और बहुत कम पोर्शन ऐसा है जो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। तो ये प्लेज किया गया है कि $150 बिलियन हम हर साल एनर्जी की ट्रांजिशन पे लगा देंगे, यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज से हटके रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाने की कोशिश करने के लिए अपन इतने पैसे खर्च कर देंगे। और कोई बाइंडिंग फॉसिल फ्यूल का फेज आउट अपन ने यहां तक अभी तक नहीं साइन किया। ये अपोज करा है सऊदी अरेबिया ने। पेट्रो स्टेट्स ना, जो पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, धरती में से तेल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, उन कंट्रीज के द्वारा काफी अपोजिशन हुआ, तो ये बाइंडिंग नहीं हो पाए। इसके अलावा एडेप्टेशन की बात हुई है। एडेप्टेशन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, मैंने यहां लिखा था, हाँ ये रहे। एक तो 7 सेक्टर्स, ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल गोल और एडेप्टेशन आपको याद करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको याद करना है ये ब्लू कंट्रीज के लिए कुछ बोला गया है। ग्लोबल गोल एंड एडेप्टेशन आप देख सकते हैं 7 सेक्टर्स में 59 इंडिकेटर्स ऐसे आए हैं। जीजीए में, जीजीए ऐसे आए हैं, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड। इनके ऊपर अपन को एक्स्ट्रा कंट्रोल करना है, इनके कारण होने वाले जो पोल्यूशन है उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देना है। इसके अलावा पॉलिसी एरियाज भी डिसाइड किए गए कि फाइनेंस, भाई पैसा आएगा तभी तो करोगे, ट्रांजिशन ऐसे कहां से कर दोगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है, इसीलिए तो इंडिया R&D नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा पैसा तो वेलफेयर में जा रहा है, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपन को काफी ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा अडेप्टेशन फाइनेंस को ट्रिपल करने की बात की गई है। एक विजन साइन हुआ है कि भाई हमें हमारे जो इंडिकेटर्स हैं हर 2 साल में उसको रिफाइन करना है। ये सारी अपनी जगह है। 40 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने वाइल्ड फायर के लिए शिकायत करी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा गया है, हमारे जंगलों में चलते ही आग लगती है।
तो 40 प्लस कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने वाइल्ड फायर के ऊपर रेजिलेंस दिखाने की कोशिश की है, यानी कि पहली बार इस बारे में यहाँ पर बात छिड़ी है। तो अगले साल COP26 जो होगा, सॉरी 31 जो होगा 2026 में टर्की में, हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर कुछ अपन को देखने को मिल जाए। इसके अलावा ब्राजील ने ओशन पैनल को ज्वाइन किया है। ऑब्वियस सी बात है, दो तरफ इस कॉन्टिनेंट के ओशन ही है, अटलांटिक लगता है ना ब्राजील के तो, और पूरे साउथ अमेरिका की दो तरफ क्या लगता है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन लगता है, और नीचे क्या लगता है, सदर्न ओशन लगता है। तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है टेक्निकली, अगर पनामा को अवॉइड कर दें तो, गायब कर दें तो, ठीक है, गायब भी करने वाली बात हो रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं मेरे को पनामा दे दो। हाँ ठीक है, कोस्टल एग्रीकल्चर फोकस पे भी रखा गया है, इतना नहीं। फाइनेंस का आपको ये याद रखना है, और इसमें एक ट्रॉपिकल, हाँ ये रहा, ये वर्ड आपको 100% याद करना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। आप चाहते हैं कि मैं मेरे देश में पेड़ ना काटूं, ठीक है, नहीं काटूंगा, लेकिन जो पेड़ काट के मुझे इनकम जनरेशन होने वाला था, मुझे इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा था, मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मौका मिल रहा था, अपने लोगों का बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने का मौका मिल रहा था, वो तो आप मेरे से छीन रहे हो। तो ठीक है, मैं फॉरेस्ट नहीं काटूं, मैं नहीं काटूंगा, लेकिन फॉरेस्ट काटने से जो मेरे पास में बिजनेस आ रहा था उसका पैसा कौन देगा? आप दो, क्योंकि आप अपने कॉन्टिनेंट्स में फॉरेस्ट खा चुके। यूरोप में फॉरेस्ट हैं, अमेरिकाज में फॉरेस्ट हैं, तो आप तो अपने फॉरेस्ट काट लिए, आपने डेवलपमेंट करना था कर लिया। जब मेरी बारी आई तो आप बोल रहे फॉरेस्ट मत काटो। तो ठीक है, मुझे पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, उसका भुगतान कर दो। यही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर। हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हमेशा के लिए मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए। ये पैसे आपके लिए जरूरी हैं। $6.7 बिलियन अभी तक प्रेज किए गए हैं, और टारगेट था $25 बिलियन का, और इसमें फॉरेस्ट और लैंड टेन्योर रिवॉर्ड जो दिया गया था वो $1.8 बिलियन की बात हुई है 2030 तक एनुअली। ओके, ये दो चीजें आपके लिए इस पेज पे जरूरी थी। इसके अलावा और भी एग्रीमेंट्स हैं कि भाई ठीक है, मुटीरो के ऊपर बात हुई है, हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज, मेन एंड विमेन दोनों के बीच में गैप है, सोशल गैप है, पेमेंट गैप है, टैलेंट गैप है, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कोई बहुत जीनियस लोग नहीं है, वहाँ पर भी एंटी विमेन बहुत ज़्यादा सोसाइटी है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा कम हो, लेकिन है, अच्छा खासा है। तो आपको जेंडर गैप जो है, जेंडर हेट्रेड जो है, उसको कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। रूरल वुमेन और इंडिजिनस वुमेन, ये ब्राजील और इंडिया का टेक था कि हमारे यहाँ पर रूरल वुमेन है, ठीक है भैया, और इनके साथ में भेदभाव हो रहा है, तो इनके लिए भी अपन को कुछ एक्स्ट्रा करना है। और ये डिसाइड किया गया, 480 प्लस इनिशिएटिव्स डिसाइड किए गए, प्लान टू एक्सेलरेट सॉल्यूशंस। अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल आई नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन टर्की में इस बारे में डेफिनेटली बात होगी। कोई एक COP में कुछ नया आता है, अगली COP में उसके ऊपर डिटेल में बात हो जाती है, ठीक है, इतना ही है। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अभी तक NDCs 3.0 नहीं दिए हैं, 2 ही NDCs दिए थे आज तक, 2 ही NDCs की बात हुई थी। COP30 बेलेम में जो मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने अभी तक कोई NDCs सबमिट नहीं किए हैं, और सऊदी अरेबिया दूसरा एक ऐसा कंट्री है जिसने कोई NDCs नहीं दिए हैं, देने से भी मना कर दिया, क्योंकि पूरा फोकस किस चीज पे है, फॉसिल फ्यूल्स के फेस आउट पे है। नेक्स्ट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहे हैं अपन डेवलप्ड कंट्रीज से कंसेशन की तौर पे कि भाई आप लोग कर लिए, हमें भी करने का मौका दो, पैसा दो। वो पैसा देंगे नहीं, बिकॉज अमेरिका ने तो अटेंड भी नहीं करी, बात तो दूर की बात है, कुछ और तो करना की दूर की बात है। मुटीरो के बारे में बात हुई है, ठीक है, और साइंस बेस्ड एक्शन होने चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए। 1992 में जो रियो समिट हुई थी, अर्थ समिट हुई थी, पहली अर्थ समिट हुई थी, उसमें जो प्रोमिसेस की बात हुई थी, उसमें जो टारगेट्स रखे गए थे, उनको अचीव करने की बात की गई है। और ये भी फ्रस्ट्रेशन शेयर किया इंडिया ने कि आप जो फाइनेंस प्रॉमिस करते हो वो पहुंचाते क्यों नहीं हो भाई? प्रॉमिस मत करो। आपने बोल दिया कि हम $1.5 ट्रिलियन LDCs और डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, तो या तो दो या फिर प्रॉमिस मत करो। तो फ्रस्ट्रेशन अपन ने दिखाई है कि भैया ऐसे काम चलेगा नहीं। एवोल्यूशन की बात यही है। फर्स्ट NDCs इंडिया के क्या NDCs थे आपके सामने हैं, अपन ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, इंडिया ने कितने NDCs दिए हैं, और 2025 के NDCs अभी आने बाकी हैं, आएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में इसको पुश करेगी, न्यूज आएगी, आई विल कवर दिस अगेन, क्या NDCs रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के NDCs COP30 एज ऑफ राइट नाउ कोई NDCs अपन ने नहीं दिए हैं, 3.0 का स्टेटस बिल्कुल अपना जीरो है। डिले क्यों आया है? क्योंकि फाइनेंस का गैप है। यूनिफॉर्म फॉसिल फ्यूल का जो फेज आउट है, हमने उसको अपोज किया है। आप हमारे ऊपर बाइंड नहीं कर सकते, हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमारे यहाँ पर 150 करोड़ लोग रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग पोल्यूशन हमें उनको जिंदा तो रखना ही है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट, राइट? तो हम बाइंडिंग नहीं कर सकते अपने फॉसिल फ्यूल के फेज आउट को।
और इसमें क्रिटिसिज्म सबसे यही है कि भैया क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी यही है कि इंडिया अपना प्रॉमिस पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और प्रॉमिस करता भी है, तो फिर ये भी कर लो, राइट? तो ये क्रिटिसिज्म सामने है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस इस टाइप के ही आएंगे आपके एग्जाम में भी, इसके बारे में अपन फिर से बात करेंगे। बेलएम के ऊपर जो भी इंडिया का एनडीसी आएगा, वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। आई विल ब्रिंग द सेम टॉपिक टू यू अगेन। क्या थीम थी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीजीए के टाइम कितने इंडिकेटर्स की बात हुई है? 59 इंडिकेटर्स की बात हुई है और 7 फील्ड्स हैं, राइट? 7 टॉपिक्स में 59 इंडिकेटर्स, और ये किस बारे में बात हुई है? जीजीए के बारे में, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। नेक्स्ट, सीओपी में पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? सीओपी 21 2015 पेरिस क्लाइमेट, 2015 में पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, राइट? प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या दिया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया दिया था फ्रांस के साथ में मिलके, फ्रांस में, पेरिस में। नेक्स्ट, बेलएम एक्शन मैकेनिज्म जो है सीओपी 30, वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? ट्रांजिशन के ऊपर फोकस करता है। हमें फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, ट्रांजिशन यही है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। आई विल सी यू अगेन विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। करंट अफेयर्स का टॉपिक देखेंगे। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिर्फ आरएस ही नहीं, कोई और एग्जाम भी दे रहे हो तो करंट अफेयर्स के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर द सेशन।